का मेरे इस वीडियो में फिर से स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और इसके पहले का जो वीडियो था हमारा वो था करंट इशू से रिलेटेड था, जीडीपी को लेकर के था। और हमने ये बताया कि आपको इस समय जो वर्ल्ड लेवल पे जो सिचुएशन चल रही है या जिस फेज से पूरा देश या एक तरीके से पूरी विश्व जो है गुजर रहा है, उसमें जीडीपी को लेकर के काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं। और ये देखने को मिला कि लगभग सभी, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, सबकी जीडीपी कहीं ना कहीं श्रिंक की है और इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में आई है, हमारे देश की भी और लगभग सभी विश्व में काफ़ी हद तक जो है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पे देखने को मिला है। हमारी जीडीपी जो है वो -23.9%। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टैगफ्लेशन को लेकर के जो नए टॉपिक के साथ में आया हूँ, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टैगफ्लेशन आखिर कहते किसको हैं और स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन से जो हम उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमको किस परिस्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कह सकते हैं। और साथ साथ ये भी हम देखेंगे कि क्या इस समय जो करंट सिचुएशन हमारे इकोनॉमी में चल रही है उसको क्या हम कोरिलेट कर सकते हैं स्टैगफ्लेशन से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस समय हमारी जीडीपी -23.9% है, यानी कि निगेटिव में, फिर भी इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन आप लास्ट ईयर भी देख लीजिए तो उसमें भी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेशन भी है और प्लस आप देख रहे हो जीडीपी जो है वो -23.9%, यानी एक तरीके से जो है वो नीचे भी गई, गिरावट हुई उसमें। तो दोनों सिचुएशन देखने को मिल रही हैं। अब आप स्टैगफ्लेशन के बारे में जब अध्ययन करेंगे तब आपको ये एनालाइज करने को मिलेगा कि क्या ये जो सिचुएशन है इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं अपनी इस समय की कंडीशन से। तो पहले हम आ जाते हैं स्टैगफ्लेशन कहते किसको है। जैसे कि स्टैगफ्लेशन जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन, या इसको कह सकते हो स्टैगनेंसी प्लस इन्फ्लेशन। एक चीज और जान लीजिए कि स्टैगफ्लेशन को हम स्लमफ्लेशन भी कह सकते हैं। ये दोनों वर्ड लगभग एक ही चीज बताते हैं। स्टैगफ्लेशन, स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन या स्टैगनेंसी प्लस इन्फ्लेशन, दोनों चीजें देखने को मिलती है। स्टैगनेंट का मतलब होता है आर्थिक निष्क्रियता, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कह सकते हैं या इकोनॉमिक न्यूट्रलिज्म कह सकते हैं इसको हम, मतलब स्टैगनेंट इकोनॉमी है। और प्लस साथ साथ में हमको क्या देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन, स्फीति। स्फीति का मतलब क्या है, कीमतों में वृद्धि हो रही है, प्राइस लेवल हाई है। जैसे कि मैंने बताया स्लमफ्लेशन, स्लमफ्लेशन भी दो वर्ड से मिलकर बना है, इन्फ्लेशन, स्लम प्लस इन्फ्लेशन। स्लम का मतलब होता है आर्थिक गिरावट और इन्फ्लेशन का मतलब आप जानते ही हैं। तो एक तरीके से आर्थिक निष्क्रियता, आर्थिक गिरावट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही चीज है। यानी कि इकोनॉमी जो है वो डाउनवर्ड जा रही है एक तरफ, दूसरी तरफ आपको इकोनॉमी इन्फ्लेशन में भी देखने को मिल रही है। यानी कि अर्थव्यवस्था में एक तरफ कीमतें बढ़ भी रही हैं और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था जो है स्थिर निष्क्रिय भी है। यानी कि अब वो किस रूप में, दो इसको समझने के लिए थोड़ा आपको ब्रीफ में जाना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग सभी जो औद्योगिक राष्ट्र थे या एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री थी, डेवलपिंग कंट्री, सब में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ, आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक वृद्धि दर या एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और औद्योगिक विकास भी हुआ। बट 1973 के आसपास या इसके बाद जो एक सिचुएशन देखने को मिली जिसमें हमने क्या देखा कि इकोनॉमी में एक तरफ आर्थिक निष्क्रियता है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है, स्फीति है, यानी कि कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसी सिचुएशन को कहा गया स्टैगफ्लेशन। अब ये होता कैसे है, ये क्या किसको सकते हैं, एक तरफ तो आप देख रहे हो कि आर्थिक निष्क्रियता है, यानी कि इकोनॉमी में स्टैगनेंसी है, प्लस दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है। यानी कि एक तरफ
क्या है, अब ऐसे समझिए इसको, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, और सबसे कॉमन चीज है क्या, एग्रीगेट डिमांड। इतनी चीजें हैं, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एग्रीगेट डिमांड। ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वो डाउन में है, यानी कि आर्थिक निष्क्रियता देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो, इन्फ्लेशन। तो एक तरीके से कंट्राडिक्शन है, इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो प्रोसीड करता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाएगा। यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर बढ़ता है तो आप जानते हो कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी, और प्लस एग्रीगेट डिमांड भी फिर बढ़ेगी। तो एक इन्फ्लेशन जो है वो है, बट क्या ये सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही इकोनॉमी में। तो इस सिचुएशन को कहा गया स्टैगफ्लेशन। मतलब कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन तो है, बट क्या ना तो एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो रहा है, ना तो प्रोडक्शन लेवल में कोई वृद्धि हो रही है, ना तो एक तरीके से देखा जाए एग्रीगेट डिमांड। चूंकि ये दोनों, ये सारी चीजें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती किसको, एग्रीगेट डिमांड को। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो क्या नेचुरल है कि लोगों के पास जब ये सारी चीजें होंगी तो मांग भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। बट डिमांड नहीं बढ़ रही, तो इस कंडीशन को क्या कहा गया, स्टैग्नेंट, यानी कि आर्थिक निष्क्रियता। एक तरफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, एक तरीके से डाउनवर्ड है जहाँ आपकी इकोनॉमी है, यानी कि उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये कैसे हो सकता है, ये कंडीशन कैसे हो सकती है, ये सोचने वाली बात है कि ये कंडीशन होगी क्यों। क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट डिमांड, जैसे कि हमने लास्ट कई वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में बताया था, और साथ साथ मैंने बहुत फिलिप्स कर्व के बारे में बताया था आपको। तो फिलिप्स कर्व में मैंने आपको क्या बताया था, जरा उस पर जाते हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन जो है वो क्या कहती है। फिलिप्स कर्व था y एक्सिस, x एक्सिस, यहाँ पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाया था परसेंटेज में, और यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, इन्फ्लेशन परसेंटेज में। या कह सकते हो कि जैसे कि इसको वेज इन्फ्लेशन के तौर पे दिखाया गया था। इन्फ्लेशन ही कीमत में क्या वृद्धि होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या असर पड़ता है, कीमत कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या असर पड़ता है। तो जैसे हमने बताया था एक कर्व ऐसे जाता है, ये क्या है, फिलिप्स कर्व, पीसी। जैसे कि बताया कि मान लीजिए कीमत अगर जो फिलिप्स कर्व था उसमें ये बताया गया था कि अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर रिड्यूस करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, तो आपको इन्फ्लेशन को टॉलरेट करना पड़ेगा, कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी तब आपको। क्योंकि लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो लागतें बढ़ेंगी और नेचुरल तौर पे उनको फिर उनकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट जो वर्कर्स होंगे उनको, एम्प्लॉयर को उनकी एम्प्लॉय को अपनी उनकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो नेचुरल तौर पे कीमतें फिर बढ़ेंगी। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करोगे तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट हम कम करते हैं तो इन्फ्लेशन लेवल यहाँ पे है, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देते हैं तो इन्फ्लेशन लेवल इस बिंदु पे है, अनएम्प्लॉयमेंट को हम और कम बढ़ा देते हैं, यानी कि बेरोजगारी बढ़ जाती तो इन्फ्लेशन लेवल यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो A B C, इसको मैं कह देता हूँ P1 P2 P3
3, या ऐसे समझिए इसको कि हम P1 पे थे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ये था, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट कम थी और प्राइस भी फिर कम थी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, प्राइस भी बढ़ गए, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ी, प्राइस और बढ़ गए, यानी कि ये जैसे जैसे इधर जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को अगर कम करोगे तो इन्फ्लेशन लेवल आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। अब इतना आप समझ लीजिए फिलिप्स कर्व ये कहता था। अब इससे ये चीज समझ में आ जाती है कि एम्प्लॉयमेंट और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है। तो एम्प्लॉयमेंट और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। बट जो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन मैंने आपको बताई उसमें क्या था, इन्फ्लेशन था बट एम्प्लॉयमेंट कम थी, यानी कि इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जैसे कि किन्स महोदय ने बताया था कि सेमी इन्फ्लेशन और फुल इन्फ्लेशन। तो सेमी इन्फ्लेशन और फुल इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने क्या बताया था कि सेमी इन्फ्लेशन उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट तक हम नहीं पहुंचे हैं, यानी कि इस कंडीशन में अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक। तो वो क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, उसके पहले अगर कीमतें बढ़ रही तो क्या होगा, इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो क्या होगा, उसको हम सेमी इन्फ्लेशन कहेंगे। और उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और धीरे धीरे कीमतें भी बढ़ेंगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा। बट आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ क्या होता है, चूंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल हो गया होता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का कोई चांस नहीं, प्रोडक्टिविटी भी न्यूट्रल हो जाती है, वो भी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ प्राइस जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन एक तरीके से जो संसाधन है हमारे पास उनका हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, उसमें कोई वृद्धि हम कर नहीं सकते, सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते, तो प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ेगा। साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी फुल हो चुका होता तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगा। तो ये तो वो कंडीशन है जिसके बारे में किन्स महोदय ने बताया था, सेमी इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन कोई अगर हम लेके चलते हैं तो इन्फ्लेशन ये कहता है कि अगर इन्फ्लेशन है तो क्या, इन्फ्लेशन है तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, इनकम तो होगी ही होगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। पहले तो इन्वेस्टमेंट ही बढ़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और फिर एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन जो है इन सब चीज़ों से कोरिलेट करता है। बट इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन है तो आपको मैंने जैसे बताया बार बार कि इन्फ्लेशन भी है और ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिल रही हैं। तो इसके क्या कारण है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये कंडीशन क्या कब डेवलप होती है, यानी कि जब ये कंडीशन डेवलप होती है उसको हम क्या किस रूप में देखते हैं। जैसे कि जब इन्फ्लेशन लेवल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और फिर कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, तब ये कंडीशन आती है। अगर हम इस तरीके से इसको अध्ययन करें तो एनालाइज करें, क्योंकि इन्फ्लेशन लेवल जब कंट्रोल नहीं होगा और इन्फ्लेशन लेवल कंटिन्यूसली रेगुलरली बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे डिमांड भी फिर कम होने लगेगी। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है कि डिमांड कम हो रही है। तो जब डिमांड कम होने लगेगी तो लोग फिर नेचुरल है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसका असर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका असर पड़ेगा, देन प्रोडक्शन के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो आपको एक तरफ ये चीज़ें गिरती हुई दिखाई देंगी और इन्फ्लेशन चूंकि ऑलरेडी है तो इन्फ्लेशन की वजह से ये साइजें बहुत एक तरीके से हाई लेवल पे इन्फ्लेशन हो जाता है, तब उसके बाद ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इन्फ्लेशन ही स्टैगफ्लेशन का सबसे बड़ा कारण है, इसको ऐसे समझिए। अगर इन्फ्लेशन हाई होता रहेगा या इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको जैसे आप जान लीजिए कि डिमांड और सप्लाई क्या थ्योरी है। डिमांड और सप्लाई में ये बताया जाता है कि
कम कीमत पे जो होता है वो डिमांड ज़्यादा होती है और हाई कीमत पे यानी कि हाई प्राइस पे डिमांड कम होती है। तो नेचुरल है कि जब प्राइस लेवल हाई होता रहेगा तो उसके ऊपर नेचुरल तौर पे एक पीरियड के बाद जो है वो डिमांड के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, डिमांड कम होने लगेगी। और नेचुरल है जब डिमांड कम होगी तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेंगी, नीचे गिरने लगेंगी। तो एक तरफ इकोनॉमी फिर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो इस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहा है। स्टैगफ्लेशन के कारण क्या है, किस लिए ऐसा होता है, जैसे कि बता दिया, अल्पकाल में रोजगार के ऊंचे स्तर को मुद्रास्फीति की ऊंची दरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब मुद्रास्फीति जैसे इन्फ्लेशन की बात की, स्टैगफ्लेशन के अंतर्गत ये बताया गया कि अल्पकाल एक शॉर्ट पीरियड में रोजगार के ऊंचे स्तर को यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, जैसे कि मैंने बताया कीन्स ने सेमी इन्फ्लेशन की बात की थी, तो सेमी इन्फ्लेशन को कहा था यानी कि ये एक अल्पकाल है, शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट को हम वैसे भी नहीं प्राप्त कर सकते एक छोटे समय में जो है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसी चीज को यहाँ बताया कि अल्पकाल में रोजगार के ऊंचे स्तर को मुद्रास्फीति की ऊंची दरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर रोजगार के स्तर को आपको बढ़ाना है तो मुद्रास्फीति को बढ़ा करके आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे धीरे फिर क्या होगा, इन सारी चीजों के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, कीमत स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए आर्थिक विस्तार की धीमी परंतु दीर्घकालीन दर अधिक उपयुक्त है। अब यह कह रहे हैं कि कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मैं भी आगे बताऊंगा। प्राइस स्टेबिलिटी और पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए और इकोनॉमिक एक्सपेंस के लिए, उसको कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए धीमी परंतु दीर्घकालीन दर ही अधिक उपयुक्त है। यानी कि एक जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो, भले लो हो लेकिन कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, तो वो होना चाहिए, ना कि एक बार ग्रोथ रेट बढ़ गई फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या, जैसे अभी आपने देखा कि हमारी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट जो थी वो यानी कि जीडीपी लेवल जो था वो 4.1 के आसपास था, और हम फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि 2020-21 में यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में -23.9% पहुंच गया, यानी कि पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव, और भी नेगेटिव में कितना नीचे चलेंगे। तो वो समझने के लिए जरूरी है कि हमारे पास भले ही ग्रोथ रेट जो है वो लो हो, धीमी हो, बट क्या हो, कंटिन्यूअस हो, लगातार होती रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। इसीलिए इन्होंने कहा है धीमी हो परंतु दीर्घकालीन दर ही अधिक उपयुक्त है, एक लॉन्ग टर्म में हो, शॉर्ट टर्म में नहीं। तीसरी चीज बताया, औद्योगिक देशों में पूर्ण रोजगार स्तर तक धीरे धीरे ही पहुंचा जा सकता है और इसमें कई वर्ष लग सकते हैं। जैसे बताया कि औद्योगिक देशों में पूर्ण रोजगार का जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल की बात की गई, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को प्राप्त करने के लिए कई लंबा टाइम लगता है और उसको प्राप्त करने में हमको समय भी लगता है और उसको हम धीरे धीरे ही वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जिस चीज की बात की गई स्टैगफ्लेशन की, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को ही यहाँ पे कंट्रोल करने की बात की गई कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लो तो ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जब हाई होता है तब उसका विपरीत प्रभाव फिर अदर सेक्टर पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरफ कीमतें बड़ी हाई होती है और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्वेस्टमेंट लेवल, प्रोडक्शन लेवल और एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कम होती है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये चीज को बयां करते बताते हैं कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जैसा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। अल्पकाल में रोजगार के ऊंचे स्तर को मुद्रास्फीति की ऊंची दरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। शॉर्ट पीरियड में हाई इन्फ्लेशन लेवल जो है वो मान के चलिए कि एक्सेप्टेबल नहीं है। कीमत स्थिरता और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए आर्थिक विस्तार की धीमी, यानी कि कीमत को स्टेबल करना और पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए धीमी और दीर्घकालीन दर की आवश्यकता होती है। भले ही हम 4-5% से जो है वो ग्रोथ करें, बट वो क्या हो, लॉन्ग पीरियड तक हो, कंटिन्यूअस हो। और लास्ट चीज क्या है कि औद्योगिक देशों में पूर्ण रोजगार का स्तर जो है वो धीरे धीरे ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं, उसमें टाइम लगता है।
तो ये सारी चीजें हैं। अब स्टैगफ्लेशन को कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं या उपाय हैं, उनको उनमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जैसे बताया मैंने आपको कि स्टैगफ्लेशन का सबसे बड़ा कारण खुद में इन्फ्लेशन ही है। स्टैगफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा तरीका यह है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फिजिकल मेजर यानी कि राजकोषीय उपाय और मॉनेटरी मेजर्स यानी कि मौद्रिक उपाय के माध्यम से इसको कंट्रोल करिए, क्योंकि ये जरूरी है। समष्टि आर्थिक विकास, समष्टि आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो क्या हो, एक्सप्लोर हो, यानी कि एक तरीके से विस्तारित हो, और दूसरी तरफ क्या हो, हर क्षेत्र का विकास हो रहा हो। तीसरी चीज भुगतान संतुलन। हमारा जो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो नेगेटिव में पहुंच जाता है, विपरीत हो जाता है, अनुकूल नहीं रहता, प्रतिकूल हो जाता है। तो उसको हमको मेंटेन करना है, भुगतान को संतुलित रखना है। विनियोग बढ़ाने की सही नीति, यानी कि इन्वेस्टमेंट लेवल को हमेशा बढ़ाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। देशों में उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग, और देश में जो आपके पास जो भी रिसोर्स हैं उनका आप फुल यूटिलाइजेशन करिए। तो उससे क्या होगा कि एक तरीके से इन्फ्लेशन लेवल कंट्रोल होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कीमतें धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेंगी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए इसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम आपको रिलेटेड कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ता तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती तो डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो नेचुरल रूप में क्या होता है, फिर प्राइस को बढ़ा देती है। तो ये कंट्रोल करने का तरीका क्या कि मॉनेटरी मेजर और फिजिकल मेजर्स लेकर के पहले तो हम क्या करें, साख या क्रेडिट फॉर्मेशन जो होता है या एक तरीके क्रेडिट कंट्रोल करें। दूसरी तरफ टैक्सेस के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टैक्सेस बढ़ा करके या टैक्सेस को कम करके। दो कंडीशन होती है, अगर इन्फ्लेशन है तो आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन की स्थिति में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस को हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से नियंत्रित करना पड़ेगा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हम दो मेजर्स लेते हैं, मॉनेटरी और फिजिकल मेजर्स, इनके माध्यम से उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो मुद्रास्फीति, समष्टि आर्थिक विकास, भुगतान संतुलन, विनियोग बढ़ाने की सही नीति, और देश में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके हम स्टैगफ्लेशन से निकल सकते हैं। तो आज इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करंट इशू से रिलेटेड, जैसे कि इस समय जो प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, उसका अध्ययन हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।